हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। आज की क्लास में डिस्कस करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नंबर 65। क्वालिफाइंग पेपर है जैसे सीजल वालों के लिए पता होना चाहिए आप लोगों को। एक्साइज स्टेनोग्राफर जैसे एग्जाम के लिए भी इसको चेकआउट कर सकते हैं जेएसएससी। एक क्वेश्चन है बिफोर मूविंग फर्दर कि एक जब घर बनाया जाता है, नॉर्मली अगर टारगेट होता है तब किया जाता है कि एक अंडरग्राउंड कमरा बना दिया जाता है। उसमें क्या रखा जाता है? वाइन हो, विस्की हो, पोटका हो, रम हो, और झारखंड में तो हड़िया भी चलता है ना। तो ये सारे समझिए कि चीज़ रखा जाता है। तो उस रूम को आखिर कहा क्या जाता है, उसको क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन है। इस पर बेस्ड एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आज आपको पता चल जाएगा। बाकी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर दें और शेयर भी जरूर कर दें। प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। और पीएससी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है, उसको जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है यानी कि सेंटेंस जो है से इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन हो गया। देयर आर मेनी स्लम चिल्ड्रेन अंडर द बनियान ट्री, यानी कि धारावी से चिल्ड्रेन आए हैं, बनियान ट्री के नीचे बैठे हुए थे। तो राधिका को बोले आप कि राधिका प्लीज फीड दोज, उन लोग को खाना देने के लिए बोला जा रहा है। तो फीड दोज वाला पार्ट अंडरलाइन है, तो इसको देखिए क्या इसको इंप्रूव किया जा सकता है, फीड दोज से, फीड देम से, या फिर फेड देम से, या फिर सही है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए? दोज लगाया गया, हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे देम चाहिए हमको ना। ध्यान रखिएगा, प्लीज फीड दोज नहीं देम होगा। दोज जो होता है किसका प्लूरल होता है? यह दी जो होता है उसका प्लूरल, मतलब दीज और दोज नज़दीक के लिए होता है, दिस का यह प्लूरल होता है दीज, और दोज होता है दैट का प्लूरल, तो दूर के लिए यूज होता है प्लूरल सेंस में, और दीज होता है इसमें। तो वो इसमें हमको यूज नहीं करना है दूर के सेंस में, हमको दिखाना है उन लोगों को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ये सारा दोज दीज ये सब है सब्जेक्ट जब हम यूज करते हैं प्रोनाउन ना, तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस में यह देम होगा ना कि दोज। और बाकी फीड का पास्ट टेंस फेड होता है, तो फेड मत लगा दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा ना। पास्ट टेंस फेड होता है ना कि फीडेड टाइप का, FEED। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को फंसाते हैं। आंसर इसका बी हो गया, ए पार्ट इसको इंप्रूव कर देगा। हमको ऑब्जेक्ट चाहिए तो देम चाहिए ना कि दोज। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ग्रीव, कंसीव, डिसीव या फिर रिसीव। सही आंसर बी होगा। कंसीव यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, CON उसके बाद CE के बाद आई होता है कंसीव, ओके। और बाकी सारे वर्ड तो सही है। ग्रीव मतलब दुख होता है, कंसीव समझना एक तरह से बोल सकते हैं, डिसीव धोखा देना, और रिसीव तो प्राप्त करना। इनिशिएट का एंटोनिम बताना है, कंक्लूड, इनलाइटेन, पायोनियर या फिर इंडक्ट। इनिशिएट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को शुरू करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कंक्लूड करना। तो आंसर इसका ए हो गया। इनलाइटेन, पायोनियर, इंडक्ट सबका मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। इनिशिएट मतलब बताया स्टार्ट करना होता है, बिगिन करना होता है, इंडक्ट करना, इंडक्ट भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। कंक्लूड मतलब होता है कोई चीज़ को समाप्त करना, इन्फर करना, इंट्रोड्यूस करना या फिर फिनिश करना। इनलाइटेन मतलब होता है नोटिफाई करना, इन्फॉर्म करना, एडवाइस करना, पायोनियर करना, पथ प्रदर्शन करना। इनलाइटेन का मतलब ये होता है। गौतम बुद्धा से वर्ड आपको याद होगा, इनलाइटमेंट पढ़े होंगे। इनोकोस एक एक्स्ट्रा वर्ड है यहाँ पे, तो हार्मलेस इसका मतलब होता है, याद रखिएगा इनोकोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनोकोस मतलब होता है हार्मलेस, ओके। इसको बिनाइन बोल सकते हैं या फिर इनऑफेंसिव भी बोल सकते हैं। ज़्यादा पूछते हैं इनोकोस का हार्मलेस ही। वन वर्ड बताना है, एन अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन, जो आप लोग थंबनेल में देखे थे वही क्वेश्चन है। तो सेलर, लोफ्ट, एटिक या फिर नीच। सही आंसर इसका हो जाएगा सेलर, उसको सेलर बोलते हैं ना। और सेलर का हिंदी अगर मैं बात करूँ ना तो इसको बोलते हैं तहखाना। बहुत लोग तहखाना बनवाते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पे स्टोर कर रखना चाहते हैं तो उसको तहखाना में रखा जाता है, ओके ना। तो इसको सेलर बोला जाता है। लोफ्ट, एटिक, नीच सब क्या होता है? लोफ्ट एटिक मतलब होता है अटारी, स्पेस एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग अंडर द रूफ फॉर स्टोरिंग थिंग्स। अब अगर मैं डिस्कस करूं इस पार्टिकुलर पॉइंट को, तो देखिए मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं कि क्या होता है। दुछाती का नाम सुने हैं? किसको पता है? दुछाती जो होता है ना उसी को बोलते हैं यहाँ पे लोफ्ट या फिर एटिक, समझ गए? तो दुछाती समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नीच होता है होलो इन द वॉल फॉर होल्डिंग स्टेच्यूज, यानी कि वॉल है उसमें आप लोग कहीं पे ऐसे कुछ गड्ढा करवा लीजिए या पहले से ऐसा कुछ बना कर रखें ताकि कोई चीज़ स्टोर कर सके, ताकि किसी का नज़र उस पर ना जा सके, उसी को बोलते हैं नीच। सिनोनिम बताना है, कोई जो अंडरलाइन यहाँ पे वर्ड है उसका सिनोनिम बताना है। व्हेनेवर द गवर्नर वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, बाहर जब निकलते हैं, ही फेल्ट डीप पिटी फॉर दोज हु कुडंट अफोर्ड प्रॉपर फूड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, यानी कि उनको बहुत बुरा लगता है, दया आता है उनको, पिटी जैसा स्वभाव मन में उत्पन्न हो जाता है। जो लोग क्या होता है खाना नहीं खा सकते हैं, खाना नहीं खरीद पाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और हाउस या क्लोथिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अपैथी, एंटीपैथी, टेलीपैथी या सिंपैथी। या पीटी मतलब होता है ना कुछ दया भावना रखना, सिंपैथी रखना, सहानुभूति रखना, समझ गए? तो पीटी का मतलब होता है सिंपैथी। अपैथी, एंटीपैथी, टेलीपैथी सबका मीनिंग क्लियर करूंगा, देखिए। अपैथी मतलब होता है ना लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंपैशन। अगर किसी में आपका लैक नहीं है तो अपैथी होगी। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ कि हेलो सुनिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो अपैथी हो गया। एंटीपैथी होता है और डीप हेट टुवार्ड समवन, यानी कि
यहाँ पैथी का ही समझिए कि ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। तो एंटीपैथी यही हो गया कि एंटीपैथी में आप लोग तो सुनेंगे नहीं, सुन तो नहीं रहे हैं, उसे घृणा भी कर रहे हैं, यानी कि नाक बंद कर लिए देख के, समझ गए। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है? ठीक है, टेलीपैथी ना एक साइंस होता है जिसमें आप लोग मन की बात जो है से पढ़ लेते हैं, ठीक है, बागेश्वर धाम और सुहानी साह जैसा कुछ कहानी, समझ गए। और इम्पैथी मतलब होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग इन द सेम सिचुएशन। इम्पैथी का मतलब होता है कि आप लोग अगर कहीं पे सेम सिचुएशन में है तब उसको इम्पैथी बोलते हैं। ये जो वर्ड सिंपैथी है ना, सिंपैथी और इम्पैथी दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, यानी कि आप उसका जो है से फीलिंग में, आप किसी कोई आदमी बुरा सिचुएशन में है, उसको दर्द हो रहा है, तब आप जो उसको बोल रहे कि हाँ भाई दर्द हो रहा होगा, समझ सकते हैं, तो सिंपैथी हुआ, सहानुभूति हो गया, सिर्फ ढाढ़स बना रहे हैं। इम्पैथी कब होगा वो समझिए, जैसे कि मान लेते हैं ना कि आप उसको जो है से 10 दिन से खाना नहीं खाया है, तब आप भी 10 दिन से नहीं खाए हैं, तब जाके इम्पैथी होगा, उसका फीलिंग को तब आप समझ पाइएगा कि 10 दिन नहीं खाने के बाद क्या लगता है, तो उसको इम्पैथी बोला जाता है कि जब 10 दिन दोनों आदमी नहीं खाया है, यानी कि बीइंग इन द सेम सिचुएशन। लेकिन सिंपैथी होता है कि आप लोग सेम सिचुएशन में नहीं है, बस उसके बारे में बोल रहे कि हाँ तुमको दर्द होगा, 10 दिन नहीं खाया हो तो बड़ा बहुत भूख लगा होगा, इस तरह से उसको सिंपैथी बोलते हैं। बट इम्पैथी होता है कि आप भी 10 दिन से नहीं खाए हैं, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आंसर इसका डी हो गया सिंपैथी, पीटी का मतलब सिंपैथी होता है। गवर्नर का स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए नहीं किया। और हाँ, मैं एक चीज़ बोल चुका हूँ कि कहीं भी कोई भी मैं क्लास लूँ, अंडरलाइन वर्ड है उसका स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ मैं बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक अंडरलाइन वर्ड था तो इसको अंडरलाइन नहीं करना पड़ा, मतलब कैसे कर सकता था। रशिया है सक्सेसफुली टेस्ट फायर, देखिए हैज लगा हुआ था, हैज के बाद भीतरी होना चाहिए ना, तो टेस्ट फायर नहीं टेस्ट फायर्ड होना चाहिए। ओके, ये FIRED लगेगा, यहीं पे एरर था, तो ये पार्ट में एरर है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब बताना है टेक टाइम बाय द फोरलॉग। फोरलॉग देखिए क्या होता है ना, जैसे कि जैसे किसी का ललाट होता है, ऐसे तो चेहरा होता है ना इस तरह का, जो भी आप लोग बना लेना है चेहरा, तो ललाट होता है तो उसमें यहाँ पे बाल आता है ना इस तरह का, तो उसको बोला जाता है कि फोरलॉग। तो समझिए, नेक्स्ट देखिए, टेक द टाइम बाय द फोरलॉग, टेक टाइम सीरियसली, स्पेंडिंग टाइम केयरलेसली, सीज द अपॉर्चुनिटी या फिर इग्नोर द अपॉर्चुनिटी। इसका आंसर हो जाएगा सीज द अपॉर्चुनिटी। ऐसे लोग, ऐसा साइन आता है ना, तो लोग बोलते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि अपना जो रुतबा है वह कायम रखें, या शो करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एडवांस टाइप का है, उसके लिए फोरलॉग जो है से यूज किया जाता है। तो सीज द अपॉर्चुनिटी, ध्यान दीजिएगा, ये इसका मीनिंग होता है टेक द टाइम बाय द फोरलॉग, यानी कि सीज द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को अपने कब्जे में कर लेना। ओके, इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स, गलत हो गया, वर्ड होगा। MS धोनी इज अ प्रोलिफिक बैट्समैन डैश ही इज आउट ऑफ फॉर्म। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं भाई, MS धोनी तो प्रोलिफिक है। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुत ही गुणी, एक तरह से बोल सकते हैं डेक्सस टाइप का इंसान, जिसमें बहुत सारा गुण होता है। बिकॉज ऑल द सो दैट यू विन, देखिए MS धोनी इज अ प्रोलिफिक बैट्समैन, एक बहुत ही गुणी टाइप के बैट्समैन है, नो डाउट। डैश ही इज आउट ऑफ फॉर्म, हम लोग कहना चाह रहे हैं हालांकि अभी वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो हालांकि के सेंस में ऑल दो यूज होता है ना, तो सही वर्ड ऑल दो ही जाएगा, ऑल दो ही इज आउट ऑफ फॉर्म। कुछ मैं चीज़ बताना चाहूँगा, आउट ऑफ यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ नहीं कि फ्रॉम लिखा हुआ है। आउट ऑफ और फ्रॉम का एक साथ आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं ना, आउट ऑफ या फ्रॉम का एक साथ यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। गिव द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द फायर वैन वाज मूविंग एट अ वेरी रैपिड स्पीड सो दैट द फायर कुड बी पुट आउट सून। पुट आउट मतलब बुझाना होता है, ध्यान रखिएगा। एक फ्रेजल वर्ब कंप्लीट यहाँ से कीजिए, पुट आउट। तो कभी भी पढ़ते हैं ना तो उसका मीनिंग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पुट आउट का मतलब बुझाना होता है। सो दैट द फायर कुड बी पुट आउट सून। ओके, तो यहाँ से रैपिड जो अंडरलाइन किया हुआ इसका मतलब क्या मतलब होगा? मोरोनिक, स्विफ्ट, मिरेकुलस या फिर लीजरली। आंसर इसका रैपिड का होता स्विफ्टली ना। रैपिड मतलब तेजी से जा रहा था, जब आग लगेगा तो कॉमन सेंस का बेसिस भी लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि फायर बनने से तेजी से जा रहा था ताकि आग को जल्दी बुझाया जा सके। ओके, सारा वर्ड्स यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है। रैपिड का मतलब स्विफ्ट भी होता है, फास्ट या ह्यूरिड बोल सकते हैं। लीजरली मतलब स्लोली होता है, आराम आराम से, पूरा एकदम कछुआ की चाल से। और मिरेकुलस मतलब होता है सुपर नेचुरल या फैंटास्टिक, जबरदस्त टाइप का बोलते हैं उसको मिरेकुलस। और मोरोनिक मतलब होता है स्टूपिड टाइप का। एक मोरोनिक एक वर्ड होता है ना, जैसे कि कोई मोर जब डांस करता है तो उसका जो सुंदरता होता है ना, तो उसको डिनोट करने के लिए भी मोरोनिक वर्ड कभी कभी यूज किया जाता है। आंसर इसका स्विफ्ट हो गया। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। आई विश आई ऑल्सो डैश अ सिस्टर देन माई रिस्ट ऑन रक्षाबंधन वुड नॉट हैव बीन एम्प्टी। बोला जा रहा है कि काश मेरी एक बहन होती तो रक्षाबंधन के दिन मेरा जो कलाई होता है वह सुना नहीं होता। हैव, वुड हैव, हैड या फिर विल हैव। आंसर इसका सी होगा। मैं बताया था कि पास्ट में कोई अगर अनफुलफिल्ड विश है, ओके, जिसको कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग हैड यूज करते हैं और पास्ट का वेयर यूज करते हैं। आपको बताया था, याद कीजिए अच्छे से ना। वाज भी पास्ट का नहीं यूज होता है, ना ही कोई दूसरा सेंटेंस यूज होता है। तो पास्ट में अगर यह बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग अगर अनफुलफिल्ड है तब जो है हम लोग यूज करते हैं हैड का यूज।
आई विश आई ऑल्सो हैड अ सिस्टर देन माई रिस्ट ऑन रक्षाबंधन वुड नॉट हैव बीन एम्पटी। ओके ना। Improve the underlined part if needed. Your sister is weak upon the science subject but she is trying to improve. Upon को underline किया हुआ है, ऑफ इन विथ या फॉर, किससे इसको improve किया जा सकता है? सही आंसर इन लगेगा। रीजन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई पार्टिकुलर चीज में आप लोग वीक होते हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन इन लगता है ना। वीक इन साइंस या कोई सब्जेक्ट पार्टिकुलर कोई भी चीज बोल दे आपको तो वीक इन लगेगा। कुछ मैं और पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे गुड लगाएं तो गुड इन भी लगता है, गुड इन मैथ्स, गुड या फिर बैड भी यूज करें, गुड या बैड इन मैथ्स भी यूज कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद इन के साथ साथ एट भी लगता है, तो गुड या बैड एट, ध्यान दीजिएगा, सोल्विंग मैथ्स ऐसे लगता है ना। यानी कि आप लोग गुड या बैड हो सकते हैं किसी पार्टिकुलर चीज में, बट कोई चीज को करना है तो उसमें जो है से आप लोग एट का यूज करेंगे। यानी कि गुड या बैड इन समथिंग, बट गुड या बैड एट डूइंग समथिंग का यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एट का प्रीपोजिशन यूज, एट भी प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, समझा दिया कहाँ पे, गुड या बैड इन समथिंग, और एट कब लगेगा, गुड या बैड एट डूइंग समथिंग, समझ गए। आंसर इसका इन हो जाएगा, वीक के साथ इन लगेगा। द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। इस किस सेगमेंट में एरर है आपको पता करना है। बिकॉज वी, द बस ब्रोक डाउन सम डिस्टेंस या हैड टू वॉक। देखिए यहाँ पे है द बस ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन मतलब होता है ना किसी तरह से खराब हो जाना या रुक जाना। द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे ना यहीं पे एरर लग रहा है, बिकॉज नहीं, बस जब खराब हुआ तो हम लोग को क्या होना चाहिए, इसीलिए दैट इज वाई हम लोगों ने पैदल जाना पड़ा। इन लोग को वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस मतलब कुछ दूर चलना पड़ा, तो उसके कारण न चलना पड़ा, तो उसके रीजन के लिए दैट इज वाई यूज कीजिए। यानी कि बस खराब हो गया इसीलिए, तो दैट इज वाई का यूज किया जाएगा। तो किस वाले पार्ट में एरर है, बिकॉज वी वाले पार्ट में। बिकॉज नहीं, यहाँ पे दैट इज वाई यूज होना चाहिए। बिकॉज तो रीजन देना है हम लोग को, ओके, हम लोग को यहाँ पे कंक्लूजन बताना है, दैट इज वाई। आंसर इसका ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। तो किसी चीज का सैंपल को आप लोग स्पेसिमेन बोलते हैं, नमूना ना, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, स्पेसिमेन होता है। बाकी सर तो वर्ड पता होगा। स्पेक्टर क्या होता है, स्पेक्टर तो एलन वॉकर का सॉन्ग भी है, आप लोग सुन सकते हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा। और स्पेक्टर का मतलब होता है कोई आप लोग का ऐसा फीलिंग है जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में कुछ बुरा हो जाएगा, उसको स्पेक्टर बोला जाता है। अब नेक्स्ट एक इडियम है स्केप वंस लिप्स। स्केप वन लिप्स का क्या मतलब है, टेक अ स्टेटमेंट बैक, यानी कि अपना जो कथन है उसको वापस ले लेना। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, दोनों के पक्ष में आर्ग्यू करना, तर्क वितर्क करना। स्पीक अनइंटेंशनली, यानी कि आपको मन नहीं था फिर भी आप बोल रहे हैं। और कम टू नथिंग, आंसर इसका सी हो जाएगा। स्केप वंस लिप्स का मतलब होता है स्पीक अनइंटेंशनली, यानी कि बोलने का आपको मन नहीं था फिर भी जो है जबरदस्ती वर्ड निकालना पड़ रहा है मुंह से, यानी कि प्राइज आउट करना पड़ रहा है। ओके, तो आंसर इसका सी हो गया। एक सेकेंड, कम टू नथिंग, इसके लिए एक इडियम बताता हूँ। इंडेड इन स्मोक, इसको याद रखिएगा। अगर बोलेगा इंडेड इन स्मोक, या तो पास्ट में लिख दिया और प्रेजेंट में अगर लिखिएगा तो एंड इन स्मोक कर दीजिएगा। तो एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, यानी कि कोई रिजल्ट ना निकलना, उसी को बोलते हैं एंड इन स्मोक। द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम बताना है। पैरानॉइड एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ना डिसट्रस्टफुल, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ कुछ धोखा कर देंगे या आपको नुकसान पहुंचा देंगे, उसके लिए ये वर्ड होता है पैरानॉइड। कभी कभी इसको पागलपन भी बोला जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो डिसट्रस्टफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रस्टफुल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि जिस पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। कॉन्विक्टेड मतलब होता है दोषी ठहराया हुआ, जिसको यानी कि आपको उसको जो है से ऐसा सिद्ध हो चुका है कि वह दोषी है, यानी कि कॉन्विक्टेड है। कॉन्विक्टेड मतलब होता है कोई चीज समर्पण की भावना, यानी कि समर्पित। तो आज यही 15 ही क्वेश्चन था। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।